स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये वाला वीडियो आप एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले अच्छे से कई बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ से फंसने वाले हैं, इस वीडियो से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला वीडियो थोड़ा इसका ड्यूरेशन भी लंबा हो सकता है, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं इसमें, और हर एक चैप्टर से जितने रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं हर बार 2020 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपको 2 बार मिल जाए और टाइम भी ज़्यादा लगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाली सीरीज़ अगर आप ये वाला वीडियो देख लेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द एक्यूमुलेटेड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज प्रोसेस्ड इन वन शॉट इट इज़ कॉल्ड एज। तो ये कई बार मैंने आपको बताया कि इसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। जब एक्यूमुलेटेड डेटा अदर सोर्सेज से हम प्रोसेस करके एक वन शॉट में तैयार करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हाइट ऑफ अ पर्सन। तो पर्सन की हाइट सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होती है, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी अगर बात करें तो उसमें मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, नेम ऑफ द अकाउंटिंग सबसिस्टम विच डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स परचेज्ड एंड इशूड स्पेसिफाइंग द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा। तो जिसमें हम परचेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इशूड जो स्पेसिफाई आ रहा है या प्राइस क्वांटिटी डेटा की उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, इन्वेंट्री सब सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम परचेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें क्वांटिटी भी है, डेटा भी है और प्राइस भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इन्वेंट्री सब सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैच द मूवमेंट ऑफ माउस विद द की स्ट्रोक। तो मूवमेंट मैच करना है तो वन सेल अप जाने के लिए हमें अप एरो की प्रेस करना पड़ेगा, वन सेल राइट जाने के लिए हमें राइट एरो की प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, जिसमें फर्स्ट का बी से मिलाया गया है, सेकंड का डी से मिलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए क्वेरी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एग्रीगेट ऑफ डेटा आइटम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रेदर देन अ डिटेल्ड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो समरी क्वेरी ऐसी होती है जिसमें हम एक समरी तैयार करते हैं, पूरी डिटेलिंग नहीं करते रिकॉर्ड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समरी आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अ समरी क्वेरी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एग्रीगेट ऑफ डेटा आइटम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रेदर देन अ डिटेल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे डिटेल सेट नहीं हम तैयार करते किसी रिकॉर्ड का, उसकी समरी बनाते हैं, तो वही हमारी समरी क्वेरी कहलाती है। अब कह रहा है कि ये ए हैश 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 एरर अपीयर्स व्हेन। तो जब हम निगेटिव डेटा डालते हैं तो वो भी अपीयर करता है यही एरर। जब हम कॉलम बड़ा नहीं होता, हमारा छोटा कॉलम होता हो, मतलब हम ज़्यादा लिखते चले जाते हैं और कॉलम ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो उस केस में भी ये वाला एरर शो करता है। निगेटिव टाइम यूज़ करते हैं तो तब भी ये वाला एरर शो करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा इन अ प्राइमरी की फील्ड इज। तो डेटा का एग्जिस्टेंस प्राइमरी की फील्ड में क्या कहलाता है। तो ये तब रिक्वायर होता है एंड मस्ट बी यूनिक, तब रिक्वायर्ड होता है जब हमारी कोई यूनिक चीज़ की बात होती है। प्राइमरी की का यूज़ वैसे भी यूनिक चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, राइट एंड एक्सप्लेन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डीएनएस अलाउंस एंड ग्रॉस सैलरी। तो डीएनएस अलाउंस और ग्रॉस सैलरी निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें तो डीएनएस अलाउंस निकालने के लिए हमको बीपी यानी बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे में हमें क्या करना होगा, एप्लीकेबल इंटू एप्लीकेबल रेट ऑफ डीए फॉर द मंथ। ठीक है, तो बीपी कैसे निकलेगा, बीपी इंटू नंबर ऑफ इफेक्टिव डेज प्रेजेंट और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी बेसिक पे अर्न, हम कितना बेसिक पे अर्न करना है वो निकल जाएगा। तो बेसिक पे अर्न में से हमें मल्टीप्लाई करना होगा डीए का रेट, तो हमारा डीएनएस अलाउंस निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रॉस सैलरी के लिए हमको बेसिक पे अर्न में डीए प्लस करना होगा, एचआरए प्लस करना होगा और टीआरए प्लस करना होगा। ठीक है, तो हमारी ग्रॉस सैलरी निकलेगी। और नेट सैलरी के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस को हम लेस कर देंगे तो हमारी नेट सैलरी निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक्सप्लेन कॉन्ट्रा वाउचर एंड रिसीप्ट वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर और रिसीप्ट वाउचर क्या होता है। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रा वाउचर में हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं,
मतलब वो ट्रांजैक्शन जो एक ही टाइम पे एक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों पे असर डाल रहा है, या फिर एक बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों पे असर डाल रहा है, या एक ही टाइम पे दो बैंक अकाउंट या दो कैश अकाउंट पे असर डाल रहा है, तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ यूज्ड व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक फ्रॉम द ऑफिस एंड व्हेन कैश इज विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। तो चाहे हम बैंक से विदड्रॉ कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, या फिर हम अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कैश मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है हमारा रिसीप्ट वाउचर। तो सीधी सी बात है, इसके नाम से ही क्लियर है, जब भी हमें चेक रिसीव होगा या कैश रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर में करेंगे। तो इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल द रिसीप्ट्स और इनफ्लो ऑफ मनी इन द बिजनेस। जैसे कि डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है, या लोन रिसीव हो रहा है, या एडवांस रिसीव हो रहा है, या आपको रिफंड लोन का रिसीव हो रहा है, तो ये सब आपका रिसीप्ट वाउचर में आएगा। कोई गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो तब कैश रिसीव हो रही है तो वो भी रिसीप्ट वाउचर में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कभी इसका एडवांटेजेस पूछ लेता है, कभी इसकी लिमिटेशन पूछ लेता है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो ओवरव्यू है वो पहला चैप्टर, आप इसको तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ह्यूज कॉस्ट लगती है, इसमें ट्रेनिंग की, प्रॉपर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में रेसिस्टेंस होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में लीड टू प्रोटेस्ट और रेसिस्टेंट फ्रॉम इट्स करंट एम्प्लॉयज़, क्योंकि अचानक से उनको मैनुअल से कंप्यूटर पे आना पड़ता है तो एक तरीके से वो उससे हटना चाहते हैं। ठीक है, इंटरप्शन होता है। कन्वर्टिंग फ्रॉम अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ज़्यादा समय लगता है क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जा करके हम उनसे कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करवा पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? गिव टू एग्जांपल्स व्हेन द सेल विल गिव एरर इफ द वैल्यूज आर नॉट मीटिंग द कंडीशन। तो डेटा वैलिडेशन इज यूज टू डिफाइन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइप ऑफ डेटा एंटर्ड अ सेल। तो जब हम सेल में कोई डेटा इंटर करते हैं तो जो रेस्ट्रिक्शंस डिफाइन की जाती है वो डेटा वैलिडेशन में की जाती है। ठीक है, गिव्स द यूज़र कंट्रोल टू रिसीव पर्टिकुलर इनपुट। तो ये कहीं ना कहीं यूज़र को एक रिसीव देता है पर्टिकुलर इनपुट्स का कि वो कंट्रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेम द एरर विच अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर व्हील यूजिंग एक्सेल व्हेन द फॉर्मूला रिफर्स टू अ डिलीटेड सेल्स। डिलीटेड सेल्स में अगर कोई फॉर्मूला रिफर कर रहा है। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट दैट एरर। तो ऐसी एरर दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर व्हील यूजिंग एक्सेल इज अ हैश रेफरेंस एरर। इसको हैश रेफरेंस एरर कहते हैं। दिस एरर अकर्स व्हेन अ सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड। तो जब हमारा सेल रेफरेंस वैलिड नहीं होता तब ये एरर अकर करती है। टू करेक्ट दिस एरर फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। तो अगर हमें इस एरर को करेक्ट करना है तो हमें ये स्टेप फॉलो करना होगा। क्लिक द सेल विच डिस्प्ले द एरर। उस सेल में क्लिक करना होगा जहाँ पर एरर डिस्प्ले कर रहा है, एंड सी इफ़ इट इज़ डिस्प्लेज कैलकुलेशन स्टेप्स। तो अगर उसमें कैलकुलेशन स्टेप्स हैं तो हम पॉसिबल कॉजेज़ को रिव्यू करेंगे, फिर एरर को करेक्ट करेंगे और सेल रेफरेंट फार्मूला को डिलीट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सब सिस्टम विच डील्स विथ रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ फिजिकल कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो जिसमें हम फिजिकल जो है पेमेंट मतलब कैश का पेमेंट और रिसीप्ट रिकॉर्ड करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक फंड यानी ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहा है या रिसीव हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैश एंड बैंक सिस्टम बोलते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेटा इन अ प्राइमरी की फील्ड इज। तो इट इज़ रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी यूनिक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए हैश एरर अपीयर्स व्हेन। तो ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया है। हाइट ऑफ अ पर्सन, तो ये सिंगल वैल्यू हो गया, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन मल्टीपल वैल्यू हो गया। अब मूवमेंट सेल का, तो 1 सेल अप के लिए अप एरो की, 1 सेल राइट के लिए राइट एरो की। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बैच प्रोसेसिंग वाला भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेम द लैंग्वेज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा और क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि डेटा लैंग्वेज हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर करता है और डेटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डीवीएमएस। तो डीवीएमएस के एडवांटेजेस की बात करते हैं हम। तो ये बेटर डेटा ट्रांसफरिंग होती है, इसमें बेटर डेटा सिक्योरिटी होती है, बेटर डेटा इंटीग्रेशन होता है और एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी को ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन मॉड्यूल्स पेजेस रिपोर्ट्स क्वेरी एज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉड्यूल्स बेसिकली फंक्शंस या सब रूटीन्स होते हैं जो कि कॉज्ड होते हैं, दैट कैन बी यूज थ्रू आउट द एप्लीकेशन एंड आर द फाउंडेशन ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो ये मॉड्यूल्स क्या है? वो किसी भी एप्लीकेशन के फाउंडेशन होते हैं। ठीक है, एंड अलाउ द डिज़ाइनर टू क्रिएट अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। तो वो जो सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर किए जाते हैं उन्हीं को हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, पेजेस की बात करें तो ये डेटा एक्सेस पेजेस होते हैं, इनको क्रिएट किया जाता है बाय दिस ऑब्जेक्ट क्लास which can be posted on a website of an organization using intent or sent via mail to someone of the organization network. नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपोर्ट की, तो वेरियस रिपोर्ट्स जो हम प्रिंटेड फॉर्मेट में देखते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? रिपोर्ट कहलाती है। क्वेरी की बात करें तो एसक्यूएल कंपैटिबल क्वेरी स्टेटमेंट विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफिक यूजर इंटरफेस इज क्रिएटेड विथ क्वेरीज। तो क्वेरीज में हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सब सिस्टम विच जनरेट्स पीरियोडिक रिपोर्ट्स अबाउट सेल्स एंड कलेक्शन मेड। तो सेल्स और कलेक्शन मेड के रिपोर्ट कहाँ पर जनरेट होगी? तो वो सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम में होगी। तो इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू एक्सपेक्ट अ वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डेटा फ्रॉम एक्सेस डेटाबेस। तो प्रिंटेबल डेटा हमारा रिपोर्ट होता है, तो इसलिए रिपोर्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ सैलरी बिल। तो सैलरी बिल में कौन सी तरह की इंफॉर्मेशन होती है? तो इसमें पेरोल रिलेटेड डेटा होता है, जिसमें आपका एम्प्लॉय का नेम, अटेंडेंस, बेसिक पे होता है, उसका डीए, एचआरए सब कुछ होता है। नेक्स्ट हमारा पीरियोडिक पेमेंट कॉम्पिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन ऑफ सैलरी स्टेटमेंट और एम्प्लॉय सैलरी स्लिप होती है। और लास्ट में जनरेशन ऑफ एडवाइस टू द बैंक विच कंटेन सैलरी टू बी ट्रांसफर टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सैलरी स्लिप में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एनमरेट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट और अ ग्राफ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अ पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स चार्ट और ग्राफ के एक्सप्लेन करने हैं। तो पहला है हमारा चार्ट एरिया। तो ये एरिया है जहाँ पर हम चार्ट इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लॉट एरिया। तो द मेन एरिया ऑफ एनी चार्ट इज कॉल्ड एज प्लॉट एरिया। नेक्स्ट है हमारा डेटा पॉइंट्स। तो द इंफॉर्मेशन और डेटा कंटेंट इन एनी ग्राफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी ग्राफ। तो जो इन्फॉर्मेशन हम अपने चार्ट में दे रहे हैं, जो डेटा दे रहे हैं चार्ट प्रिपेयर करने के लिए, वही उसके डेटा पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस हो जाती है, जिसमें हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाती है। उसके बाद हमारा लीगेंड आ जाता है। ईच लाइन ऑन अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगेंड। इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लुकिंग एट। तो लीगेंड हमारी मदद करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि हम चार्ट में क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद ए चार्ट एंड एक्सेस टाइटल। चार्ट का जो एक्सेस में हम वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस में जो टाइटल लिख रहे हैं वही हमारा आ जाता है। और लास्ट में हमारा डेटा लेवल हो गया। डेटा लेवल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डेटा सीरीज इन अ प्लॉटेड इन अ चार्ट। तो जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही हमारे डेटा लेवल्स कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में पूछा हार्डवेयर रिफर्स टू। तो हार्डवेयर इज़ अ कंप्यूटर एसोसिएटेड प्रिफरल्स एंड देयर नेटवर्क। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू सेफगार्ड एसेट्स एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज अ बिजनेस कीप्स इंटरनल कंट्रोल। तो अगर हमें अपनी एसेट्स को सेफगार्ड करना है या रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना है अपने बिजनेस की, तो हमें इंटरनल कंट्रोल रखना होगा, तभी ये सारी चीज़ें सही से हो पाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द क्वेरी प्रोवाइड्स रियल पावर टू डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटीज टू आंसर कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट इन्वॉल्विंग डेटा टू बी टेकन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए कोड विच कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट और अब्रीवेशन एज अ सिंबल टू कोडिफाई अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज निमोनिक कोड। तो निमोनिक कोड में ही हम अल्फ़ाबेट्स का शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशन लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एक ऐसा वाउचर जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन का या एडजस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जनरल वाउचर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी जनरल प्रॉपर सब्सिडी बुक होती है, तो जो किसी बुक में नहीं आता वो उस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं।
उसी तरीके से जनरल वाउचर होता है, जो ट्रांजैक्शन किसी और वाउचर में नहीं रिकॉर्ड किया जाता वो आपका जनरल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लिस्ट द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पेरोल डेटाबेस। तो वेरियस एट्रीब्यूट्स बताने हैं पेरोल डेटाबेस के। तो इसमें एम्प्लॉय की डिटेल होती है, वर्किंग आवर होगी, सैलरी वेजेस होगा, टाइम ऑफ होगा, पेरोल टैक्सेस होंगे, ग्रॉस और नेट सैलरी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड बाय द यूज़र फॉर पेइंग हाई प्राइस फॉर अ चूजन सर्वर डेटाबेस। तो 4 एडवांटेज की बात करें तो इसमें स्केलेबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कॉम्प्लेक्स डेटा को ये लार्ज डेटा को अच्छे से मैनेज कर पाता है, सिक्योरिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टोलगा लिमिटेड हैज़ इट्स ऑफिसेस इन दिल्ली एंड चंडीगढ़। HRA फॉर दिल्ली इज़ 25,000 एंड फॉर चंडीगढ़ इज़ 20,000। DA is calculated on basic pay as 16%, for BP is 22,000 and 12% for BP is 23,000। अगर BP ग्रेटर देन या इक्वल टू 23,000 है, ठीक है, तो 12%, और अगर BP हमारा स्मॉलर देन या इक्वल टू 22,000 है तो 16% रहेगा। और स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज आर टेकन एज 30 डेज पर मंथ। तो गिवन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी इन एक्सेल फॉर द बेसिक पे। तो हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो पूर्णिमा इज़ वर्किंग इन दिल्ली ऑफिस, तो पूर्णिमा दिल्ली ऑफिस में वर्क करती है, इनका बेसिक पे 40,000 है। और सी हैज़ अवेल्ड 4 डेज ऑफ लीव विदाउट पे, तो इनको 4 डेज ऑफ लीव मिली है विदाउट पे। और प्रकाश की बात करें तो इनका ऑफिस चंडीगढ़ में है और इनका बेसिक पे 20,000 है। ही डिड नॉट टेक एनी लीव, इन्होंने कोई लीव नहीं दी है। तो एम्प्लॉय नेम हमने A1 और A1 रख दिया है। ठीक है, और HRA हमारा V1 हो गया, बेसिक पे C1 हो गया, और DA हमने D1 में लिख दिया है, ग्रॉस सैलरी E1 में लिख दिया है। तो कैलकुलेशन करना है DA का, तो D1 में हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ वाला कि इफ़ C1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 22,000 तो 16%, अदरवाइज 12% इंटू C1 करेंगे। ठीक है, और इफ़ D1 इज C1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 23,000 तो 12% लगेगा, अदरवाइज 16% लगेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। पूर्णिमा का DA 4800 है। ग्रॉस सैलरी के लिए सम करेंगे B1 C1 D1 इंटू 26303326, तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60,493 रुपये पूर्णिमा की ग्रॉस सैलरी। और प्रकाश का DA 3200 है, तो इनकी ग्रॉस सैलरी उसी फॉर्मूला में रख के 42,200 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, इसमें भी हमें सैलरी ही निकालनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स बट एट्रीब्यूट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो सिंपल एट्रीब्यूट होता है उसका कोई सब डिवीज़न नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट में फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 सेल अप के लिए अप एरो की होगी, 1 सेल डाउन के लिए डाउन एरो की होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रमोट्स द यूज़र टू इंटर पैरामीटर और क्राइटेरिया थ्रू एन इनपुट बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स विथ डिफरेंट क्राइटेरिया। तो ये पैरामीटर क्वेरी है जो कि प्रमोट करती है पैरामीटर को इंटर करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रोज आर रिफर्ड बाय अल्फा कैरेक्टर एंड कॉलम्स आर न्यूमेरिकली नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये उल्टा बोल रहा है, जबकि रोज जो है वो हमारी नंबर्स में होती है और कॉलम जो है वो अल्फ़ा करेक्टर में होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसकी जो परफॉर्म्स ऑल बेसिक अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, तो सभी अकाउंटिंग की बेसिक एक्टिविटीज़ वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा, सभी स्टोर डेटा को मैनेज करेगा, पेरोल को मैनेज करेगा, तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेम द फंक्शन ऑफ एक्सेल विच कन्वर्ट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू टू टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। तो हमें उस फंक्शन को एक्सेल के उसका नाम लिखना है जो कि करता है न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट टेक्स्ट में इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, और सिंटेक्स भी बताना है। तो द फंक्शन ऑफ एक्सेल विच कन्वर्ट्स न्यूमेरिक वैल्यू टू टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट इज़ नोन एज टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ही है जो कन्वर्ट करता है। तो सिंटेक्स की बात करें तो हम लिखते हैं इक्वल टू कॉमा के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, फिर फॉर्मेट लिखेंगे और टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू
that evaluates a numeric value or the concerned cell containing the numeric value. और फॉर्म टेक्स्ट में क्या होगा, टेस्ट स्ट्रिंग इनक्लोज इन कोटेशन मार्क इन अ न्यूमेरिक फॉर्म, तो इसको हमें कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव सेफ्टी फीचर्स इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेफ्टी फीचर्स क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो कोई ले ना पाए, उसका मिसयूज़ ना कर पाए, ठीक है। एक्सप्लेन एनी टू टूल्स विच प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो इट इज़ नेसेसरी टू हैव सेफ्टी फीचर्स इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू इंश्योर द सीक्रेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा। तो दो सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो ये पासवर्ड सिक्योरिटी देता है, ये डेटा वेल्ट की सिक्योरिटी देता है और डेटा इंक्रिप्शन की सिक्योरिटी देता है। तो 3 तरह के सिक्योरिटी फीचर्स हमने पढ़े हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय हैश डिवाइडेड बाय जीरो एरर, स्टेट द रीज़न फॉर एरर। तो जीरो से कोई चीज़ डिवाइड की जाएगी तो एरर शो करेगा, ठीक है। तो एरर मीन्स एन एरर अकर ड्यू टू डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो। देयर कैन बी 2 रीज़न, तो इसका 2 रीज़न हो सकता है। व्हेन अ फॉर्मूला इज इंटर दैट कंटेन्स एक्सप्लिसिट डिवीजन बाय जीरो, तो 5 डिवाइडेड बाय जीरो इंटर करेंगे तो इसलिए एरर आ रही है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि यूजिंग द सेल रेफरेंस टू अ ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल में हम सेल रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर सेल जो जीरो कंटेन करती है उससे डिवीज़न कर रहे हैं, तो इसलिए एरर आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए लिमिटेड वांट्स टू एंटर देयर सेल्स रिलेटेड डेटा ऑन एक्सेल शीट फॉर देयर 3 प्रोडक्ट्स टू प्रिपेयर अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स। तो उनको क्या बेसिक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट सेल्स रिलेटेड डेटा। तो सेल्स रिलेटेड डेटा बनाना है तो हमें ये प्रेजेंटेशन के लिए ये बेसिक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डेटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स हेड्स डिविजन्स फॉर ईच क्वार्टर। तो हर एक डिपार्टमेंट से, हेड से या डिवीज़न से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, द डेटा फॉर डिफरेंट क्वार्टर्स शुड बी इंटर्ड ऑन एन एक्सेल सीट। उनको एक्सेल सीट में लिखेंगे बिफोर द प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड, प्रोडक्ट को कंसीडर करने से पहले। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल सेल्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट एंड सिंगल प्रोडक्ट फॉर ऑल डिफरेंट क्वार्टर्स शुड बी कैलकुलेटेड बाय समिंग अप द रोज एंड कॉलम्स। सबको सम करेंगे और टोटल निकालेंगे। फिर बाय यूजिंग द इंसर्ट टैब एंड क्लिकिंग ऑन चार्ट, फिर चार्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स इज सेलेक्टेड इनटू अ चार्ट बाय सिलेक्टिंग चार्ट टाइप। द डेटा वर्कशीट शुड बी रीऑर्गेनाइज, डेटा वर्कशीट को फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे और ड्रा करेंगे चार्ट या ग्राफ फॉर द गिवन डेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि चार्ट ऑफ वैरायटी ऑफ चार्ट शुड बी ड्रॉन मिक्सिंग अप द ऑप्शंस टू बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। तो चार्ट हमारा ड्रॉ हो जाएगा, फिर हम उसमें अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे और फिर उसको हम मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्प्रेडशीट फाइल इज नोन एज, तो उसको वर्कबुक कहते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ काल्क फाइल इज .ods कहते हैं, ओपन डेटाबेस, ठीक है, सिस्टम। तो द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन अपाची ओपन ऑफिस का आपका एक्सटेंशन .ods है, लेकिन एक्सेल का हमारा .xlx है, ठीक है। तो याद रखिएगा एट अ टाइम देयर विल बी 1 नंबर ऑफ वर्कशीट कैन बी मेड एक्टिव। तो एक टाइम में आप एक ही वर्कशीट पे काम कर सकते हैं, एक ही वर्कशीट एक्टिव मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एट अ टाइम देयर विल बी 1 नंबर ऑफ वर्कशीट कैन बी मेड एक्टिव। तो एक टाइम में एक ही वर्कशीट एक्टिव रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिफ़ॉल्ट वर्कबुक नेम इज, तो डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का नाम बुक 1 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिव नेम ऑफ एनी 4 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो कोई 4 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। तो एक आपका MS एक्सेल हो गया, एक आपका गूगल शीट हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, लोटस हो गया, ओपन ऑफिस का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इधर जो बना है ये रिबन कहलाता है, ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, इधर हमारा नेम बॉक्स होता है जिससे हम सेल रेफरेंस देते हैं, ये आपका कॉलम हेड होता है, ये आपका स्क्रॉल बार होता है, ये सेल होती है, ये रो हेड्स होते हैं और ये वर्कशीट टैब होता है। सबसे डिफ़ॉल्ट क्या होता है, शीट 1 लिखा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए ग्रुप और ब्लॉक ऑफ सेल्स दैट आर हाईलाइटेड इन अ वर्कशीट इज नोन एज सेल रेंज। तो जो ग्रुप ऑफ ब्लॉक ऑफ सेल्स होता है जो वर्कशीट को हाईलाइट करता है उसी को सेल रेंज बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट इज़ अवेलेबल, तो 1 वर्कशीट अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। द सेल एड्रेस यूज इन द फार्मूला इज कॉल्ड एज सेल रेफरेंस, तो जो सेल एड्रेस हम देते हैं फार्मूला में वही क्या कहलाता है, सेल रेफरेंस कहलाता है। जैसे हम C1 लिखते हैं या A1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हम सेल रेफरेंस दे रहे हैं यही हमारा क्या कहलाता है, सेल एड्रेस दे रहे हैं यही सेल रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो इस सेल रेफरेंस इज द अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर फॉर अ सेल, जैसे A1 हो गया, C5 हो गया, दैट फार्मूला यूज टू पॉइंट टू द डेटा और अदर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के आगे डॉलर का सिंबल लग जाता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल यूजेज अ डॉलर साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चेंज द फॉलोइंग रिलेटिव सेल रेफरेंस इनटू एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो E5 जो लिखा है ये आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है विदाउट डॉलर, और जब हम इसमें आगे डॉलर का सिंबल लगा लेते हैं तो यही आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्मूला शुड ऑलवेज बिगेन विथ, तो इक्वल टू साइन के साथ फॉर्मूला स्टार्ट होता है एक्सेल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्री डिफाइंड फार्मूला इन वर्कशीट इज नोन एज फंक्शंस, तो जो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं स्प्रेडशीट में उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है विच फंक्शन डिस्प्लेज द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, तो नाउ फंक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो करंट डेट एंड टाइम शो करता है। नेक्स्ट विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट कंप्यूटर सिस्टम डेट, तो अगर करंट कंप्यूटर सिस्टम डेट देखना है तो उसके लिए टुडे का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डेट और टाइम दोनों देखना है तो उसके लिए नाउ का यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच फंक्शन काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन एनी वैल्यू, तो काउंट ए फंक्शन हमारी टोटल नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है जिसमें रेंज दी होती है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट फिर रेंज हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच फंक्शन इज यूज टू गेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इन अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स विथ कंडीशन और क्राइटेरिया, तो सम इफ सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं, इक्वल टू सम इफ लिखते हैं, रेंज देते हैं, क्राइटेरिया देते हैं, फिर सम रेंज देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरर मैसेज हैश एन ऑब्लिक ए अकर्स, तो जब वैल्यू मिसिंग होती है फॉर्मूला या फंक्शन में तो ये वाला एरर अकर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच शॉर्टकट की आर यूज टू गो टू द सेल A1, सेल A1 में जाना है तो कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे तो A1 सेल में हम चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस, तो कभी कभी लिब्रे ऑफिस का फीचर पूछ लेता है, तो इसमें कैलकुलेशन ईजी है, डेटा को अरेंज करना आसान है, एक डेटाबेस की तरह ये काम करता है, डायनेमिक चार्ट्स इसमें हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, तो काउंट इफ का क्या यूज़ है, तो काउंट इफ फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, काउंट इफ रेंज और क्राइटेरिया। सम इफ का क्या फंक्शन है, तो दिस फंक्शन इज वैल्यूज ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया और कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हम सम इफ फंक्शन में कुछ कंडीशन लगाते हैं और फिर सम करते हैं। Sum if function firstly tests the values given in the first range and if the range satisfies the given criteria then returns the sum of the corresponding value in a second supplied range, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू सम इफ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर रेंज, फिर डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया, फिर कॉमा लगा के सम रेंज, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्राइब डिफरेंट वेज ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन ऑफिस लिब्रे ऑफिस विथ 1 एग्जाम्पल, तो सेल रेफरेंस की बात करें तो चाहे लिब्रे ऑफिस हो चाहे एक्सेल हो, दोनों में ये आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस में हमें जो है व्हेन अ फार्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल द सेल रेफरेंस गिवन द फार्मूला विल ऑटोमेटिकली चेंज, ठीक है। तो नई लोकेशन पे हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है अगर रिलेटिव रेफरेंस है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है तो इसमें डॉलर का सिंबल भी लगा होता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड टू अनदर लोकेशन, तो इसको अगर हम कॉपी करते हैं तो अनदर लोकेशन पे ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक आपका मिक्स्ड होता है जो पार्टली एब्सोल्यूट है पार्टली रिलेटिव है, मतलब इधर तो डॉलर लगा है लेकिन नंबर पे डॉलर नहीं लगा है, तो इट इज़ पार्टली एब्सोल्यूट एंड पार्टली रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिव द नेम एंड सिंटेक्स ऑफ एनी 3 फाइनेंशियल फंक्शन, तो फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, दीज फंक्शंस परफॉर्म मैनी ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, तो इंटरेस्ट रेट निकालना, डेप्रिसिएशन निकालना, ड्यूरेशन या वैल्यूएशन निकालना, ये सब हमारा फाइनेंशियल फंक्शन होता है। तो एक आपका रेट के लिए है, एक आपका पीवी के लिए है, एक आपका एफबी है, एक नेट पर वैल्यू के लिए है
और एक आपका पीएमटी का फंक्शन होता है, एक आपका एक्रूड इंटरेस्ट का फंक्शन होता है। तो ACCRINT ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट या पीरियोडिक इंटरेस्ट निकालने के लिए है। नेक्स्ट आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। क्यूमुलेटिव फंक्शन रिटर्न्स द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन बिटवीन 2 स्पेसिफिक पीरियड्स। नेक्स्ट हमारा पीवी फंक्शन है जो कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए होता है। एफवी फंक्शन है जो कि हमारा फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए होता है। पीएमटी फंक्शन है जो कि हमारा पीरियोडिक पेमेंट निकालने के लिए होता है, ठीक है। उसी तरीके से रेट का फंक्शन होता है, उस तरीके से आपका एनपीवी का फंक्शन होता है। ये सब मैं डिटेल में भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैलरी डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो ये हम पे रोल में तैयार करते हैं सैलरी डिटेल्स, तो याद रखिएगा। अब इसमें फॉर्मूला पूछ लिया है ग्रॉस सैलरी का, तो BPDA + HRA + TA + अदर अलाउंस इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो नेट सैलरी निकल जाती है, तो याद रखिएगा। तो ये फार्मूला टोटल कंपनसेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय बिफोर एनी डिडक्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फार्मूला हमारा पूछ रहा है वो टोटल सैलरी या टोटल डिडक्शंस का है। तो प्रोविडेंट फंड प्लस आपका प्रोफेशनल टैक्स प्लस TDS प्लस अदर डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल डिडक्शन आ जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट में कह रहा है अगर हमारा DA 14% है बेसिक पे का, तो द अमाउंट ऑफ बेसिक पे इज इंटर्ड इन अ सेल D2, राइट द फॉर्मूला टू बी इंटर्ड इन अ सेल D3 टू कैलकुलेट DA। तो DA कैलकुलेट करने के लिए हमें D2 जो कि बेसिक पे है, बेसिक पे में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं DA का परसेंटेज, डियरनेस अलाउंस का, तो हमारा जो है वो निकल के आ जाता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। चलिए तो टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू इन स्पीशीट, D2 हमारी सेल रेफरेंस है बेसिक पे की और डियरनेस अलाउंस का रेट 14% है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है ग्रॉस सैलरी एंड टोटल डिडक्शन आर सोर इन D8 एंड G8 रेस्पेक्टिवली, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट सैलरी। तो नेट सैलरी निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शन माइनस करना होता है, तो D8 को माइनस कर देंगे G8 से, तो हमारा H8 में नेट सैलरी निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द इक्वेशन यूज्ड फॉर फाइंडिंग ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी इफ बेसिक पे आर गिवन एज सैलरी कंपोनेंट्स एंड डिडक्शंस। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए टोटल अर्निंग्स बिफोर डिडक्शन हमें चाहिए, तो नेट सैलरी इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर मैंडेटरी डिडक्शन। तो जब नेट सैलरी में से निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी में से हम सारे डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, तो ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला क्या है, बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA, और नेट सैलरी के लिए ग्रॉस सैलरी में से हम आपका सारा डिडक्शन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे डिडक्शन की जगह प्रोविडेंट फंड और आपका SLI लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही बात हो गई नेट सैलरी का फॉर्मूला। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी एंड डिडक्शंस इन रिलेशन टू पेरोल अकाउंटिंग। तो हमें फॉर्मूलाज दिखाने हैं। तो कैलकुलेटिंग ग्रॉस सैलरी एंड वॉलंटरी डिडक्शंस एंड डिटरमाइनिंग नेट टेक होम पे, इट इंश्योर्स कॉम्प्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन विल ट्रैकिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉयर पेड टैक्सेस। तो यही हमारा क्या कहलाता है, पेरोल अकाउंटिंग कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमारी पेरोल अकाउंटिंग में आ जाती हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें पेरोल अकाउंटिंग के, तो इसमें बेसिक सैलरी आ गई, आपके डियरनेस अलाउंस हो गया, आपका HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपके अलाउंसेज अदर अलाउंसेज हो गए जैसे मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल पे या बोनसेज है। और कंपोनेंट्स ऑफ डिडक्शन की बात करें तो इसमें प्रोविडेंट फंड आ जाती है, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या इनकम टैक्स आ जाता है, प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है, एम्प्लॉय स्टेटमेंट टैक्स इंश्योरेंस आ जाता है, वॉलंटरी डिडक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। चलिए तो ओवरऑल मैंने सारे रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से रिपीटेड मोड में कई बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, तो मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अगर इसका PDF चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce_by_harshita पर शेयर कर दूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।